तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपना रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने वाले। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपना मेंसुरेशन साइकिल देखा था कि मेंसुरेशन साइकिल किस में होता है। मैमल्स में हमने देखा था, मैमल्स में होता है, उसमें जो प्राइमेट ग्रुप होते हैं खाली उनमें मेंसुरेशन साइकिल होता है। 5 दिन का जो ब्लीडिंग होता है, जो ब्लीडिंग होता है खाली प्राइमेट ग्रुप वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें खाली होता है, और बाकी जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें दूसरा साइकिल होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन पे भी प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पूरा सीक्वेंस वाइज हमने अपलोड किया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखो, रिप्रोडक्शन मतलब चाइल्ड पैदा करना। ठीक है, बच्चा, चिल्ड्रन का प्रोडक्शन। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब रिप्रोडक्शन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कैसे होता है। मतलब बहुत सारे कपल्स होते हैं जिनको बच्चा नहीं होता, तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर चाइल्ड को केयर मतलब रखते हैं। ठीक है, उनका जो चाइल्ड होता है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आता है। टेस्ट ट्यूब पे भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आता है। जो अभी का जो टेक्नोलॉजी है उससे अभी के जो चाइल्ड है, जिनमें जो कपल्स होते हैं जिनका बच्चा नहीं होता है, तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से चाइल्ड पैदा करते हैं। ठीक है, अब आपके जो टेक्स्ट बुक पॉइंट्स है वो डायरेक्ट समझ लेते हैं। ठीक है, और मैं ऐसे भी समझाऊंगा। ठीक है, तो मैनी कपल्स कैन नॉट हैव चिल्ड्रन ड्यू टू वेरियस रीज़न। बहुत सारे कपल्स होते हैं जिनके पास चाइल्ड नहीं होता, चिल्ड्रंस नहीं होते, बच्चे नहीं होते, बहुत सारे उसके रीज़न से। किसी किसी कपल्स में जो हस्बैंड होता है उसमें कुछ कमी होती है, स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो वो सारी रीजंस की वजह से चिल्ड्रंस नहीं पैदा हो पाते, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। ठीक है, किसी किसी कपल्स में वुमेन में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मतलब वुमेन में इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर होता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सारी जब डिफ़िकल्टीज आती है वुमेन में, तब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो ये सारी चीज़ें की वजह से कपल्स जो होते हैं वो चिल्ड्रन नहीं बन पाते हैं, मतलब चिल्ड्रन पैदा नहीं कर पाते। ठीक है, बन नहीं पाते, नहीं पैदा नहीं कर पाते। ठीक है, कपल्स पैदा नहीं कर पाते बहुत सारे रीज़न से। अब क्या रीजंस है, तो वुमन में देखते वुमेन्स में क्या क्या रीजंस होते हैं, मतलब बच्चा ना पैदा होने के क्या क्या रीजंस है वुमन में। तो देखते इन केस ऑफ वुमन, इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऐसा हर महीने नहीं होता, मतलब जैसे सीक्वेंस वाइज होता है ना, साइकिल है तो हर महीने होगा, ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है, ये कभी होता है कभी नहीं होता, कभी स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ऐसा चलता है। तो मतलब इरेगुलर होता है, मतलब रेगुलर मतलब क्या, सीक्वेंस वाइज होता है, रेगुलर आता रहता है। लेकिन इरेगुलर मतलब हमेशा नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसके वजह से नहीं बन पाती। या तो डिफ़िकल्टीज इन ओसिड प्रोडक्शन, जो ओसाइड है वो अच्छे से बन नहीं पा रहा है। ठीक है, अच्छे से बन नहीं पा रहा है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फॉलिकल ग्रो नहीं हो पा रही और अच्छे से वो ओसिड निकल नहीं पा रहा है, बन नहीं पा रहा है। और क्या आ सकता है प्रॉब्लम, तो ऑब्स्टिकल इन द ओविडक्ट। अगर ओसीड भी बन गया है, ठीक है, लेकिन अगर समझ लो ओविडक्ट के अंदर कोई ऑब्स्टिकल आके फंस गया है, ठीक है, कुछ चीज़ आ गई है उधर, और उसके वजह से वो ओविडक्ट के अंदर जो वो कुछ ऑब्स्टिकल आ गए हैं, तो उस वजह से ये जो ओवूम है, ओसाइड है, वो आगे जा नहीं पाता और फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता है। ठीक है, और क्या रीजंस हो सकते हैं, तो डिफ़िकल्टीज इन इम्प्लांटेशन इन यूटेरस। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी हो सकती है, इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं हो पाता है कभी कभी, मतलब प्लांट ओवम फर्टिलाइज भी हो गया, एम्ब्रियो भी बन गया। ठीक है, लेकिन यूटेरस के अंदर इम्प्लांट नहीं हो पाया है, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट नहीं हो पाता है, ये भी एक रीज़न होता है इसके पीछे। ठीक है, बच्चे पैदा नहीं हो पाते, क्योंकि इम्प्लांटेशन जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन होने के बाद ही ना बच्चा पैदा होगा, यूटेरस के अंदर ग्रो होगा। तो इम्प्लांटेशन जब अच्छे से नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस है जो रिस्पॉन्सिबल है चिल्ड्रन ना पैदा होने के। ठीक है, चिल्ड्रन ना पैदा होने के बहुत सारे रीजंस है वुमेन्स में भी। अब मेल का देख लेते हैं, तो मेल में क्या क्या रीजंस है। ठीक है, मतलब हस्बैंड में क्या, फादर में क्या रीज़न है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सेमेन, मतलब सेमेन जो था, मतलब सेमेन में 10% स्पर्म रहता है, तो उसमें
जो स्पर्म होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। उसकी जो काउंटिंग रहती है वो बहुत ज़्यादा ही कम होती है, मतलब 10% है तो 5% हो जाता है। और कम क्वांटिटी की वजह से क्या होता है, जब वो वेजाइना के अंदर एंटर करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे मर जाते हैं ना, तो बहुत सारे मरने के बाद ओवम के पास कोई ज़्यादा पहुंच ही नहीं पाते हैं ना, इस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो स्पर्म प्रोडक्शन कितना लगभग होना चाहिए, तो 200 टू 400 मिलियन होना चाहिए ना एक सिक्रेशन में नॉर्मली, लेकिन इतना नहीं हो पाता। कभी किसी किसी को 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसा होगा तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वजाइना में भी बहुत सारे मर जाते हैं, फिर यूटेरस के अंदर बहुत सारे मर जाते हैं, आधे उधर ही चले जाते हैं, तो ओवम के पास कोई पहुंच ही नहीं पाता है, ज़्यादा मर ही जाते हैं, ठीक है। तो हाई चांसेस रहते हैं बच्चे नहीं पैदा हो पाते अगर स्पर्म काउंटिंग कम है, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, तो स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे ऐसे चल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे से, फास्ट नहीं चल रहे, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। इस वजह से भी वो उनका जो एनर्जी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्टोस जो मिलता है उनको सेमेन में 60% जो फ्रैक्टोस होता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है उनका। तो उस वजह से भी मतलब पावर, उनकी एनर्जी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे आलसी जैसे चलते जाते, और उस वजह से वो मर जाते हैं, ठीक है, उसी के अंदर, और फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। और क्या हो सकता है, तो एब एनोमेली इन द स्पर्म आर द रीज़न इन केस ऑफ मेल, मतलब एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, मतलब कुछ अलग ही तरीके का स्पर्म बन जाते हैं, और उस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। कैसे स्पर्म बनते हैं, तो देखो कोई कोई स्पर्म जो होता है वो एबनॉर्मल बन जाते हैं कभी कभी। तो कैसे स्पर्म हो जाते हैं, तो कभी कभी एक स्पर्म जो है उसमें दो दो सिर आ जाते हैं, या दो दो टेल आ जाते हैं, तो ये एबनॉर्मेलिटी की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है। ये सारे मतलब मेल में ये सारे रीजंस होते हैं चाइल्ड ना पैदा होने के। मतलब मेल का काम क्या है, स्पर्म को डोनेट देना, ठीक है, स्पर्म को देना, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करना, बस स्पर्म का काम, मतलब मेल का काम है। लेकिन अगर मेल में स्पर्म ही कम रहेंगे तो बहुत ज़्यादा मर जाते हैं, तो उस वजह से पहुंच ही नहीं पाते, या अगर बहुत धीरे धीरे चलेंगे तो भी मर जाएंगे वो। और अगर वो एब नॉर्मल रहेंगे, मतलब थोड़ा ऐसे ऊबड़ खाबड़ रहेंगे, इधर उधर रहेंगे, ठीक है, आड़े टेढ़े रहेंगे, तो भी वो फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारे रीज़न से मेल में कि वो चिल्ड्रंस पैदा नहीं कर पाते, और फीमेल्स में भी रीजंस बहुत सारे, ठीक है। और क्या है, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एडवांस मेडिकल टेक्निक लाइक आईवीएफ, सरोगेसी, स्पर्म बैंक एंड द चाइल्डलेस कपल कैन हैव चाइल्ड। लेकिन अभी मतलब ये सारे प्रॉब्लम से बच्चे ना पैदा होने के, तो अब के टाइम पे था कि बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे, अब क्या करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते, अब ज़िंदगी भर बिना बच्चे के ही रहते थे। लेकिन अब एडवांस मेडिकल टेक्निक आ चुकी है, बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी है जिसकी मदद से बच्चे पैदा हो सकते हैं, जैसे आईवीएफ जो है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, वो ही, ठीक है। तो वो जो टेक्निक्स है, फिर सोरोगेसी, स्पर्म बैंक, तो ये सारी जो टेक्निक्स है इनकी मदद से जो कपल्स होते हैं चाइल्डलेस, उनको चाइल्ड मिल जाता है, ठीक है, बच्चे पैदा हो जाते हैं ये सारी टेक्निक्स की मदद से। और वो टेक्निक्स क्या है तो वो देखते, तो सबसे पहले आईवीएफ देख लेते हैं, उसके बाद सुरोगेसी देखते हैं, उसके बाद स्पर्म बैंक देखते हैं, ओके। और आईवीएफ में क्या होता है, मेल से स्पर्म लिया जाता है और फीमेल से ओवम लिया जाता है, टेस्ट ट्यूब पे उन दोनों को मीट किया जाता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या करते हैं, वो एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन के बाद जायकोड बनता है, और वो जायकोड डेवलप होकर माइटोसिस सेल डिवीजन करके एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो बनने के बाद जैसे 4-5 एम्ब्रियो रखते हैं, और उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर रख के वो यूटेरस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, और फिर प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर चाइल्ड उसके अंदर जन्म हो जाता है। ये आईवीएफ टेक्निक से बच्चे पैदा हो जाते हैं, ओके। अब पॉइंट देख लेते हैं आईवीएफ का, ठीक है। तो इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट in the test tube and the embryo formed is implanted in uterus of woman at appropriate time. IVF technique is used for having the child in case of those childless couples who have problem like less sperm count, obstacle in oviduct etc. वही कि जो फर्टिलाइजेशन है वो टेस्ट ट्यूब में होता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ही होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब दोनों गैमेट्स को टेस्ट ट्यूब के अंदर ही मीट करते हैं, ठीक है। और मीट होने के बाद जब वो मीट हो जाते हैं तो उससे एक एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो को वुमन के यूटेरस के अंदर प्लांट कर देते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के जरिए। ये जो एम्ब्रियो है उसको
फीमेल के यूट्रस के अंदर प्लांट कर देना, वो भी एक फिक्स टाइम में, मतलब ऐसे टाइम लिमिट रहेगा कि इतने ही दिन इतने टाइम में उस एम्ब्रियो को जो यूट्रस के अंदर प्लांट कर देना है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा लेट हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आईवीएफ जो है वो कौन से कपल्स यूज़ करते जो चाइल्डलेस होते, तो वो कपल्स यूज़ करते हैं जिनमें लेस स्पर्म होता है, मतलब लेस स्पर्म काउंट हो रहे, बहुत ज़्यादा कम स्पर्म आ रहे हैं, रिलीज हो रहे, सिक्रेशन बहुत कम स्पर्म का हो रहा है, या फिर ओविडक्ट में कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, या और कोई जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर होता है, रोज रोज मतलब हमेशा स्पर्म नहीं बनता, हर महीने जो मतलब ओवूम है वो रिलीज़ नहीं होता, ये सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स की वजह से जो कपल्स होते हैं वो आईवीएफ टेक्निक्स की हेल्प से चाइल्ड को पैदा करते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड है वो है सोरोगेसी। देखो सोरोगेसी क्या है, अगर वो भी आईवीएफ ही है, ठीक है। सोरोगेसी में भी यही होता है, समझ लो आईवीएफ ही है। अगर आई क्या होता है सोरोगेसी में ना, कि अगर समझ लो मेल का जो स्पर्म है वो एकदम हेल्दी है, मतलब मेल जो है, जो हस्बैंड है उसमें कोई कमी नहीं है, मतलब अगर हस्बैंड का स्पर्म भी एकदम अच्छे से एकदम उसकी स्पीड भी एकदम हाई है, और काउंटिंग भी ज़्यादा, और एब नॉर्मल भी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, हर एक चीज़ सही है। तब वुमेन में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे अगर वुमेन में इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है, इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है, प्लांट अच्छे से यूट्रस का नहीं इम्प्लांट नहीं हो पाता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वुमेन में जब इम्प्लांटेशन नहीं होता है तब सोरोगेसी का हेल्प लिया जाता है इस टेक्निक का मदद से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही होता है चीज़ें आईवीएफ में जैसे ही, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पर्म मेल जो हस्बैंड है वहाँ उससे स्पर्म लिया जाता है, और जो मदर है उससे ओवम लिया जाता है, ओके। दोनों के गैमेट्स को मीट किया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर ही, और जब वो एम्ब्रियो बन जाते हैं तब क्या किया जाता है, तब तब क्या किया जाता है, देखो जब ये जो फीमेल है, मतलब ये जो मदर थी, पहले क्या आईवीएफ में क्या होता है कि जो फादर होता है उसका स्पर्म लिया जाता है, मदर का स्पर्म लिया जाता है, और मदर के यूट्रस के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, सोरोगेसी में क्या होता है, क्योंकि मदर की इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो इधर क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो बना है उसको दूसरे किसी वुमेन के अंदर, दूसरे किसी वुमेन के यूट्रस के अंदर भेज दिया जाता है, जो हेल्दी हो, नॉर्मल उसका यूट्रस हो, जिसके अंदर इम्प्लांटेशन हो सके, ऐसे वुमेन के अंदर ये एम्ब्रियो को भेज दिया जाता है। और उसके बाद वो जो मदर वुमेन होती है वो उन दोनों के बच्चों को, ये जो दोनों है उनके बच्चे को पालती है 9 महीने, उसके बाद जब प्रेग्नेंट होकर जब बच्चा निकल जाता है बाहर तो इन दोनों को दे देती है। दिखाता हूँ, देखो हाँ ये देखो ये है, तो ये जो मदर है, ठीक है, ये मदर इसको सोरोगेट मदर बोलेंगे, क्योंकि ना स्पर्म ये ना इस मदर का खाली एक ही चीज़ का काम है, खाली बच्चे को अपनी कोख के अंदर रखना, 9 महीने कोख में रखना, बस और कोई काम नहीं है। गैमेट दोनों, इन दोनों का गैमेट है, ठीक है, मदर हस्बैंड और वाइफ का गैमेट है, और कोख इसका है, ठीक है, ये सोरोगेट मदर का है। और ये सोरोगेट मदर 9 महीने उस बच्चे को पालेगी। कैसे पाल रही है, एम्ब्रियो उसके अंदर कैसे गया, तो आईवीएफ के जैसे ही हुआ, स्पर्म हस्बैंड से स्पर्म लिया, और वाइफ से ओवम लिया, और दोनों को मीट किया गया और एम्ब्रियो बना, ठीक है। एम्ब्रियो बनने के बाद वो जो एम्ब्रियो था यूटेरस के अंदर प्लांट कर दिया गया, ठीक है, सॉरोगेट मदर के यूटेरस के अंदर प्लांट कर दिया गया, और वहाँ पे फिर चाइल्ड इम्प्लांटेशन होने के बाद 9 महीने बाद एक चाइल्ड जन्म ले लेगा, और वो जो चाइल्ड रहेगा वो चाइल्ड ये जो इसको पैदा किए वो इन दोनों को दे देगी, ठीक है। ऐसा होता है सरोगेसी में, मतलब अगर आईवीएफ फेल हो जाता है, कि मतलब मदर में अगर कोई प्रॉब्लम है तब ये सरोगेसी किया जाता है। अब ठीक है, अब स्पर्म बैंक क्या है, ठीक है, आपने ब्लड बैंक सुना होगा। ब्लड बैंक आपको पता है ना, कि किसी को चोट लग जाती है, बहुत ज़्यादा शरीर से खून निकल जाता है, शरीर में खून बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तब लोग मतलब खून लेते हैं, ठीक है, ब्लड बैंक में जाते हैं और बोलते हैं हमें ब्लड चाहिए, ठीक है। फिर उन लोग पूछते हैं कौन सा ब्लड, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, तो उन लोग देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही होता है स्पर्म बैंक, ठीक है। कोई जो हस्बैंड होता है, मतलब जो कपल्स होता है जिसमें हस्बैंड का अगर स्पर्म जो होता है वो एब्सेंस होता है, सेमेन में मतलब बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, तब क्या होता है, ये स्पर्म बैंक लिया जाता है, मतलब ये जो मेल है उसके अंदर स्पर्म बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। और ये जो फिर हस्बैंड होता है, ये क्या करता है, अब ये जाएगा स्पर्म बैंक में, ठीक है, ये और ये दोनों जाएंगे स्पर्म बैंक में, मदर जो हस्बैंड वाइफ है वो स्पर्म बैंक जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, और वहाँ से स्पर्म लेते हैं, जैसे ब्लड लेते हैं ना,
ब्लड लेते हो वैसे स्पर्म लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि 5 रुपये का स्पर्म दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या होता है, स्पर्म डोनेट जो करेगा वो डोनेट करने वाले से स्पर्म लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें भी सेम थिंग, ओके। इसमें क्या होता है, जो डोनेटर जो जिसने डोनेट किया स्पर्म, ठीक है, स्पर्म बैंक है और इसके अंदर स्पर्म है, ठीक है, इसमें स्पर्म कलेक्टेड है। ये स्पर्म किसने कलेक्ट किया है, किसका स्पर्म है, मतलब किसका स्पर्म है ये नहीं पता चलता है, क्योंकि ये जो जिसने डोनेट किया रहता है उसका नाम जो रहता है वो सीक्रेट किया जाता है, मतलब बताया नहीं जाता। क्यों नहीं बताया जाता है, तो रीजन है उसके, लॉ उसका एक है, ठीक है, कि नहीं बताया जाता, सीक्रेट रहता है कि जो जिसने भी डोनेट किया है उसका नाम सीक्रेट रखना है, ठीक है, नहीं बताना है ये नाम, ओके। किसने किसका स्पर्म में नहीं बताते, ओके। अब स्पर्म बैंक में स्पर्म है, ओके, सेमेन है, सेमेन बैंक भी बोलते हैं क्योंकि सेमेन के अंदर स्पर्म होता है, अलग से इकट्ठा करते नहीं स्पर्म को, सेमेन के अंदर ही स्पर्म रहता है। तो मतलब ये सेमेन है पूरा, तो इसमें 10% स्पर्म है, ओके। अब ये जो स्पर्म होता है वो डॉक्टर के पास जाते हैं और ये स्पर्म जो होता है ये स्पर्म लेते हैं, और जो ये वाइफ है उसका ओवम लेते हैं और दोनों को मीट करते हैं, ठीक है। अब हस्बैंड का स्पर्म का यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, हस्बैंड का स्पर्म का यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ वाइफ का स्पर्म का ओवम का यूज़ हो रहा है, ओके। तो अब स्पर्म बैंक से ओवम स्पर्म लेते हैं, ओके। आईवीएफ ही यूज़ होता है, बस मेल का स्पर्म का यूज़ नहीं होता, इसमें स्पर्म बैंक से स्पर्म लेते हैं और फिर वही आईवीएफ टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों को मीट करते हैं, एम्ब्रियो बनता है और फिर वाइफ के अंदर भेज दिया जाता है, वाइफ के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, फिर 9 महीने बाद बच्चा, ओके। ओके, अब ये समझ आ गया आपको, पूरा स्पर्म बैंक सेमेन बैंक समझ आ गया, सोरेगेसी भी आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए हम थोड़ा टेक्स्ट बुक के पॉइंट देख लेते हैं। सोरेगेसी का हमने पॉइंट नहीं देखा, आईवीएफ का तो पॉइंट देख लिया, सोरेगेसी का पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है, सम वुमेन हैव प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटरस। कुछ वुमेन्स होती है जिनमें, जैसे ये वुमन है, इनमें इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये सोरेगेसी करवा रही है, ठीक है। सोरेगेसी जो टेक्निक है उसका हेल्प ले रही है क्योंकि इनमें इम्प्लांटेशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, एम्ब्रियो प्लांट ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो दूसरे वुमेन की हेल्प ले रही है। और सच वुमेन कैन टेक द हेल्प ऑफ मदर रेमीडियल टेक्निक कॉल्ड एज सोरोगेसी। और ऐसी जो वुमेन होती है जिनमें इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता तो वो सोरोगेसी का हेल्प लेती है, ठीक है, ये टेक्निक का हेल्प लेती है। इन दिस टेक्निक oocyte is collected from the ovary of the woman having problem in implantation in uterus। इसमें भी सेम होता है, मदर फादर का स्पर्म वो लेते हैं, बस फर्क क्या रहता है, इसके अंदर जाता है, ठीक है, प्लांटेशन दूसरे के यूट्रस के अंदर होता है, दूसरे वुमन में। द oocyte is fertilized in test tube with the help of sperm collected from the husband। oocyte फर्टिलाइज होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ओके, उनकी मदद से। द एम्ब्रियो फॉर्मेड फ्रॉम सच फर्टिलाइजेशन इज इम्प्लांटेड इन द यूटरस ऑफ सम अदर वुमन हैविंग नॉर्मल यूटरस। और ये जो एम्ब्रियो है इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है दूसरे के यूटरस में, मतलब दूसरे जो नॉर्मल वुमन है उसके यूटरस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है और फिर वहीं पे 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है। और सच अ वुमन इन हुज यूटरस द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इज कॉल्ड एज सोरोगेट मदर। और ऐसी जो औरत होती है, जो ये वुमन है जिसने बच्चे को पैदा किया लेकिन ना डीएनए इसका है ना खून इसका है, ठीक है, बस इसने अपने 9 महीने कोख में रखा है, तो ऐसी मदर को सोरोगेट मदर बोलते हैं, ठीक है, ये सोरोगेट मदर इसको बोलेंगे, ठीक है। अब स्पर्म बैंक का देख लेते हैं। There are various problems in sperm production as mentioned above in case of many men। मतलब बताया पहले, बहुत सारा बताया ना प्रॉब्लम्स कि एब नॉर्मल किसी किसी में होते हैं, समझ लीजिए इसका एब नॉर्मल स्पर्म से, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तब वो जाता है स्पर्म बैंक में, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो बहुत सारे रीजन है, तो वो सारे रीजन की वजह से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तब स्पर्म बैंक जाते हैं और वहाँ से स्पर्म कलेक्ट करते हैं, ठीक है, so as to have the children। In case of such couple, new concept of sperm bank has been introduced। This concept is similar to blood bank। मतलब स्पर्म बैंक जो है वो ब्लड बैंक की जैसा ही है कि ब्लड बैंक में जाते हो ब्लड लेते हैं, वैसे ही स्पर्म बैंक से स्पर्म लेते हैं, ओके, और कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है, स्पर्म बैंक से ही मिलेगा। Semen is collected by the desired man is collected after their thorough physical and medical checkup and stored in the sperm bank। जो ये जो स्पर्म है जो कलेक्टेड होता है, मतलब ये जो स्पर्म बैंक में जो स्पर्म रहता है वो कहाँ से आता है, ठीक है, कहीं से तो आता होगा ना, जैसे ब्लड कोई डोनेट करके जाता है, ठीक है,
तो ये जो स्पर्म होता है वो जो डोनेट करता है, ठीक है, उसका पहले मेडिकल और फिजिकल चेकअप होता है, ठीक है, डायरेक्ट वैसे नहीं ले लेते, क्योंकि अगर वो भी एब नॉर्मली इसका स्पर्म होगा, कोई प्रॉब्लम हो गई उसका लेके क्या फ़ायदा, इसलिए पहले पूरा चेकअप होती है, उसके बाद उसका स्पर्म जो है वो इजैकुलेट किया जाता है टेक्निक की मदद से। पता है टेक्निक, ठीक है। As per the wish of needful couple, oocyte of woman of the concerned couple is fertilized by IVF technique using the semen from the sperm bank। वही कि कपल्स की नीड जैसी रहेगी कि हमें बच्चा चाहिए, तो वो स्पर्म बैंक में जाते हैं, स्पर्म लेते हैं, ठीक है। और क्या होता है, टेस्ट ट्यूब आईवीएफ की मदद से ही टेस्ट ट्यूब के अंदर ही दोनों को फर्टिलाइजेशन किया जाता है। जो स्पर्म बैंक से जो स्पर्म लिया गया है और जो ओवम है, उन दोनों को फर्टिलाइजेशन किया जाता है और उसके बाद जो यूटरस के अंदर भेज दिया जाता है वुमेन के। Resultant embryo is implanted in the uterus of same woman. Name of the semen donor is strictly kept secret as per the law। और वही कि एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के बाद वुमन जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है, और 9 महीने बाद बच्चा हो जाएगा। और क्या होता है देखो, जो डोनर होता है, जो सेमेन को, जो ये स्पर्म है इसको जिसने डोनेट किया है, उसका जो नाम होता है उसको सीक्रेट किया जाता है, ठीक है, सीक्रेट किया जाता है। क्योंकि अगर समझ लो इन दोनों में झगड़ा हुआ और ये दोनों बोले ये मेरा बच्चा नहीं है, ठीक है, ये बोला मेरा बच्चा नहीं है, तो ये झगड़ा होगा, जो बोलेंगे जो बाप है उसको भेज दो, ठीक है, तो ये झगड़ा ना हो, इस वजह से डोनर का नाम सीक्रेट रखा जाता है। ओके, और भी कोई नहीं होगा कारण, ठीक है, तो ये लॉ है, इस वजह से नहीं बताया जाता कि कौन है डोनर, लेकिन ब्लड जो डोनेट करता है उसका नाम बताया जाता है, डोनर कौन है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो थोड़ा ऐसे इज्जत वाला कि मैंने ब्लड डोनेट किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्पर्म बैंक समझ आ गया, सेमेन बैंक भी समझ आ गया, सूर्यगेसी भी समझ आ गया, आईवीएफ भी समझ आ गया, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा, मेरे को लग रहा है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर या फिर एक दो बार वीडियो को देखो तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है, शेयर करना मत भूलना। और प्रीवियस वीडियो आई बटन पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक है, और डिस्क्रिप्शन पे भी प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आई बटन पे भी मिलेगा आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक, डिस्क्रिप्शन पे भी है प्रीवियस वीडियो का लिंक, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ आया पूरा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और हमारा नेक्स्ट वीडियो है ट्विंस, ठीक है, ट्विंस कैसे होते वो सारी चीज़ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।